यानी ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे से रिलेटेड है। विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो इसे बोलते हैं पूर्ण रक्ताणु चक्र। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्योंकि शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो उन्होंने बच्चों इस बात का खंडन किया। हेलो बच्चों, आज आप इस सेशन में पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यानी ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे से रिलेटेड है और विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन है। ये आप इस चैप्टर में कई सारी प्रोटोजोआ जनित बीमारियां, हम बात करें जीवाणु जनित, वायरस जनित, अलग अलग प्रकार के जो रोग जनक होते हैं उनके बारे में आप विस्तार से पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे कैंसर, एड्स, ड्रग्स, इनके बारे में भी आप विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज के इस चैप्टर में मानव स्वास्थ्य एवं रोग में। तो सबसे पहले हम यहाँ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से शुरुआत करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था कि स्वास्थ्य जो होता है शरीर और मन की स्थिति होती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन नहीं लग रहा, तो आप में थोड़ा आलसपन आ गया, तो इसका मतलब आप बीमार नहीं है। तो प्रारंभ में ऐसा माना जाता था। और हम बात करेंगे कि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे शरीर में जो तरल है उनका संतुलन बना रहना चाहिए। जो हमारे शरीर में तरल है उन तरल का क्या बना रहना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि आपने नाम सुना होगा हिप्पोक्रेट्स। तो यहां दे रखा है कि यूनानी वासी, यानी कि ये फादर ऑफ मेडिसिन भी क्या है बच्चों, फादर ऑफ मेडिसिन। तो हम बात करेंगे कि हिप्पोक्रेट्स और हमारे भारतीय आयुर्वेदा तंत्र ने उन्होंने बताया कि भाई जो मतलब उन्होंने ये दावा किया कि ऐसे व्यक्ति जिनमें काला पित्त, ब्लैक बाइल होता है, क्या होता है, ब्लैक बाइल होता है, तो वो गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, गर्म व्यक्तित्व वाले, और उन्हें हमेशा बुखार रहता है। तो भाई ये उनकी बात थी। तो इस एनसीईआरटी की लाइन को आप बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करें स्वास्थ्य के बारे में। तो अगर मान लीजिए व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, लैंगिक रूप से, ठीक है, और आप ऐसा मान लीजिए कि व्यवहारिक रूप से भी ठीक है, तो इसे हम नाम दे सकते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ नाम दे सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि हिप्पोक्रेट्स जो थे फादर ऑफ मेडिसिन थे, और हमारे आयुर्वेद तंत्र, भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने बताया, उन्होंने हम बताएं अच्छे तरल की परिकल्पना की। उन्होंने कहा कि काला पित्त या ब्लैक बाइल जिनमें होता है वे गर्म व्यक्तित्व, हॉट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं और उनमें हमेशा बुखार रहता है। लेकिन भाई देखो, बाद में इसका खंडन किया तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विलियम हार्वे। ठीक है, क्या नाम था भाई, विलियम हार्वे। तो आप यहां पर ध्यान से समझिए, विलियम हार्वे वैज्ञानिक थे। तो विलियम हार्वे वैज्ञानिक ने हम बात करेंगे जिन्होंने शरीर द्रव एवं परिसंचरण के बारे में काफी विस्तार से बताया। उन्होंने अच्छे तरह की परिकल्पना का खंडन किया और उन्होंने बताया कि भाई हम बात करेंगे कि थर्मामीटर की सहायता से टेम्परेचर को नापा, और उन्होंने कहा कि जितने भी हम बात करें मनुष्य होते हैं उनके शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो उन्होंने बच्चों इस बात का खंडन किया, ठीक है, इस बात का खंडन किया। और यहां पर हम एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो भाई हम बात करेंगे कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, अंतःस्रावी तंत्र होता है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। यानी कुल मिलाकर हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसमें लिम्फोसाइट आती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब यहां हम बात करें एनसीईआरटी की लाइन की, तो ऐसे कौन कौन से, जैसे हम बात करेंगे कि विलियम हार्वे ने, ठीक है, विलियम हार्वे ने अच्छे तरल की परिकल्पना, अच्छे तरल की परिकल्पना का खंडन किया बच्चों, ठीक है। और इन्होंने टेम्परेचर थर्मामीटर की सहायता से 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फारेनहाइट के बारे में बताया, ठीक है। अब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। तो भाई हम बात करेंगे कि यहाँ मुख्य रूप से हमारे स्वास्थ्य को, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि कौन से ऐसे कारक है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो हम बात करें आनुवांशिक कारक है, हम बात करेंगे कि संक्रमण है, हम बात करें जीवन शैली। अब बच्चों आनुवांशिक कारक क्या होते हैं, आनुवांशिक कारक जो हम बात करेंगे जन्म से होते हैं, ठीक है। आप यहां मान के चलिए जीनी संरचनाओं में असामान्यत हो जाए अगर वह जीनी संरचनाओं में असामान्यता होगी तो बाद में भी हो सकता है।
तो हम बात करेंगे कि जैसे हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या आपने 11th क्लास में एक डिजीज के बारे में पढ़ा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पेशीय दुष्पोषण, वो भी आनुवंशिक विकार है बच्चों। कैसा है? आनुवंशिक विकार है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें संक्रमण। आपने सभी ने कोरोना टाइम पर देखा कि संक्रमण कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो बच्चों जो संक्रमण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो ये भी हम बात करेंगे कि भाई हम बात करेंगे कि हमारे स्वास्थ्य को, हमारी हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। जैसे प्रोटोजोवन का संक्रमण हो गया, जीवाणु का संक्रमण हो गया, वायरस का संक्रमण हो गया, तो ये सब आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जीवन शैली या लाइफ स्टाइल। जीवन शैली का मतलब है कि आपका रूटीन नियमित है, आप टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर उठ रहे हैं, टाइम पर खाना खा रहे हैं, तो आपका जीवन शैली अच्छा है तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर जीवन शैली गड़बड़ है, एक दिन रात को 2 बजे सो रहे हैं, एक दिन रात को 4 बजे सो रहे हैं, एक दिन आप पूरे दिन भर सो रहे हैं बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपका स्वास्थ्य या हेल्थ प्रभावित होगा। अब हम बात करेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहां पर ये बात करेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कसरत करके, हाइजेनिक का मतलब है जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं तो उसके पहले हैंड वॉश करिए, ठीक है। कहीं भी बाहर से घर पर आते हैं तो हैंड वॉश करिए, तो अपने आप को हाइजेनिक बनाना, ठीक है। टॉयलेट वगैरह भी जाते हैं तो भी आप फिर हैंड वॉश अच्छी तरह से करिए ताकि किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का कोई इन्फेक्शन ना हो। प्रॉपर वैक्सीनेशन, हाइजेनिक कंडीशन। हम बात करेंगे कि भाई आप यूं मान के चलो अच्छे पोषक पदार्थ ग्रहण करके, अच्छे न्यूट्रिटिव च्यवनप्राश खा के भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई पैथोजन, रोगजनक क्या होते हैं। तो बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसे जीव जो रोगों को फैलाते हैं या रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रोगजनक कहते हैं। आप तो सिंपल याद रखो, ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें पैथोजन कहा जाता है। बीमारी क्या होती है? जब शरीर का एक अंग तंत्र या एक से अधिक तंत्र अगर ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो हम बात करेंगे कि इसे हम बीमारी या डिजीज कहते हैं। अब यहां बच्चों हम बात करेंगे कि बीमारी या रोग को हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक है जन्मजात रोग और एक है उपार्जित रोग। तो बच्चों जन्मजात रोग ये जो जन्म से होगा, ठीक है, उसमें बच्चे की गलती नहीं है, व्यक्ति की गलती नहीं है, ठीक है। ये तो पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है। तो हम बात करेंगे जन्मजात रोग, भाई जन्म से होगा, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया। एक ऐसा रोग होता है उपार्जित जो बाहर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे मिट्टी में खेल कर आए, आते इनको बुखार आ गया, इसका मतलब उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। या मान लीजिए आपने कहीं ऐसे रेस्टोरेंट पर खाना खा लिया जहां पर जो भोजन था वो दूषित प्रकार का था। हम बात करेंगे कि मान लीजिए पुराना था, बासी खाना था, तो वहां से सूक्ष्म जीव आपके अंदर चले गए। तो उपार्जित रोग का मतलब जो बाहर से अर्जित किया जाएगा, जो बाहर से अर्जित किया जाएगा उसे हम उपार्जित रोग कहेंगे, ठीक है। अब ये 2 तरह से होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक का मतलब है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे हम संक्रामक कहेंगे। जैसे खांसी जुकाम, जैसे बच्चों आप देखते हैं कोचिंग में बच्चे बैठे रहते हैं, स्कूल में बच्चे होते हैं, खांसी आई एक बच्चे से दूसरे बच्चे में चली गई, या जुकाम आया, मान लीजिए उसके नाक का जो म्यूकस है वो टेबल पे स्प्रे हो गया, किसी दूसरे बच्चे ने उस पर हाथ लगाया तो भाई वह भी संक्रमित हो गया। असंक्रामक है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो हम बात करेंगे कि कैंसर जो असंक्रामक होते हैं। कैसे होते हैं? असंक्रामक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई मनुष्य में ऐसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो भाई मनुष्य में जो आप रोग पढ़ेंगे, प्रोटोजोवन रोग हो गए, हम बात करें जीवाणु जनित रोग हो गए, हम बात करें वायरस जनित रोग हो गए, हम बात करें कृमि जनित रोग हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रोटोजोवन रोग। तो भाई काफी भारत में बहुत फेमस, हर बच्चा नाम जानता है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। तो भाई रोगजनक कौन है इसका? प्लाज्मोडियम है। रोगजनक कौन है बच्चों? प्लाज्मोडियम। और इसका वाहक कौन होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर होता है। कौन होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर होता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चों प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 4 जातियां। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे खतरनाक डेडली मलेरिया, भयानक मलेरिया होता है जो बचने के चांसेज 50-50 रह जाते हैं। अब इसका संक्रमण कैसे होगा बच्चों? तो भाई आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, कि भाई एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनोफ्लिज मच्छर ने काटा,
अच्छा, यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई मादा एनोफ्लीजी वाहक का काम क्यों करती है, नर एनोफ्लीज क्यों नहीं करते। तो बच्चों क्या होता है कि जो मादा एनोफ्लीज होती है उसके मुखांग होते हैं रक्त चूसने वाले, जबकि जो नर एनोफ्लीज है वो फूलों के मकरंद को ग्रहण करते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हो नर एनोफ्लीज शाकाहारी होते हैं और मादा एनोफ्लीज मांसाहारी होती है। ठीक है, तो मादा एनोफ्लीज ने मनुष्य को काटा। वहां हम बात करेंगे कि मादा एनोफ्लीज से प्लाज्मोडियम की जो वहां के स्पोरोजोइट वह मनुष्य के लीवर में चली गई, फिर आगे उसमें क्रिप्टोजोइट्स बनेंगे। तो ये प्रक्रिया कैसे होगी, तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे आप। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि भाई फीमेल एनोफ्लीज की लार ग्रंथियों, ठीक है, जो फीमेल एनोफ्लीज है तो उसकी लार ग्रंथियों में स्पोरोजोइट अवस्था होती है। तो स्पोरोजोइट अवस्था है बच्चों, ये हम बात करेंगे संक्रमणकारी अवस्था है। कैसी अवस्था है, संक्रमणकारी। अब फीमेल एनोफ्लीज मनुष्य को काटती है, ठीक है, मनुष्य को काटेगी। तो मनुष्य को काटने पर उसके रक्त में कौन सी अवस्था गई, स्पोरोजोइट। कौन सी अवस्था गई, स्पोरोजोइट। अब स्पोरोजोइट हम बात करें यकृत में जाकर गोल हो जाएगा, यकृत में जाकर गोल हो जाएगा। जो गोल अवस्था होती है इसे बोलते हैं शाइडोन। क्या बोलते हैं, शाइडोन। तो जो गोल अवस्था होती है उसे हम नाम देंगे शाइडोन, और शाइडोन में बहुविखंडन होगा। तो शाइडोन में जो बहुविखंडन होगा उसे शाइजोगोनी कहेंगे। अब बच्चों ये जो अवस्था है ये आरबीसी के बाहर हो रही है, तो इसे बोलते हैं पूर्व रक्ताणु चक्र। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन। हम बात करेंगे कि शाइजोगोनी से क्रिप्टोजोइट्स बनते हैं। भाई क्रिप्टोजोइट्स बच्चों छोटे बड़े होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। तो एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मैक्रो। माइक्रो तो आरबीसी में जाकर रक्ताणु चक्र चलाएंगे, और जो मैक्रो है ये वापस यकृत में जाकर बाह्य रक्ताणु चक्र चलाएंगे। तो बच्चों ये तीनों चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आपकी एनसीईआरटी की लाइंस इसमें खूब हेल्प करने वाली। अब हम बात करेंगे कि माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स कहां चले गए। हम कहेंगे कि भाई आरबीसी में चले गए, आरबीसी में चले गए, और हम बात करेंगे कि वहां जाकर इरिथ्रोसाइटिक चक्र प्रारंभ करेंगे, वहां जाकर इरिथ्रोसाइटिक चक्र प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जैसे आरबीसी में जाएंगे तो वहां जाकर वह हम बात करेंगे कि थोड़ी बड़ी साइज में हो जाएंगे, गोल या अंडाकार साइज, उसे ट्रोफोजोइट कहेंगे। ट्रोफोजोइट प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था होती है। फिर बच्चों ट्रोफोजोइट से सिग्नेट रिंग अवस्था बनेगी जिसमें केंद्रक परिधेय भाग में चला जाएगा। फिर हम बात करेंगे अमीबी अवस्था। फिर आपको फाइनली याद रखना है भाई मीरोजोइट्स बन गए। अब यहां जब हम कहेंगे कि आरबीसी फटी तो उसमें से हीमोग्लोबिन से हीमोजोइन कणिकाएं बनेगी, और जैसे हीमोजोइन कणिकाएं प्लाज्मा में जाएगी तो व्यक्ति को सर्दी व कपकपी महसूस होगी, सर्दी व कपकपी महसूस होगी। अच्छा, मीरोजोइट से क्या बनेंगे, गेमेटोसाइट। तो ये एनसीईआरटी की लाइन हो गई। गेमेटोसाइट छोटे बड़े होते हैं, छोटे जो होते हैं माइक्रो व नर की तरह, और जो बड़े होते हैं वह मादा की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये रोगी व्यक्ति को हम बात करें फीमेल एनोफ्लीज काटेगी तो सारी अवस्थाएं हम कहेंगे रोगी में जाएगी, लेकिन गेमेटोसाइट के अलावा सभी अवस्थाओं को क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। जब सभी अवस्थाओं को नष्ट कर दिया जाएगा तो हम बात करेंगे कि गेमेटोसाइट ही बचे। तो ये भाई मच्छर के आमाशय क्रोप, एनसीईआरटी में आमाशय भी दे रखा है लेकिन क्रोप ज्यादा सही है वर्ड, आप दोनों याद रखेंगे। तो हम बात करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो के जुड़ने से युग्मनज बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, युग्मनज। तो आप ये याद रखेंगे कि माइक्रो व मैक्रो के जुड़ने से युग्मनज बनेगा, और युग्मनज से उकाइनिड बनेगा। ठीक है, तो उकाइनिड जो होता है इस तरह की संरचना होती है बच्चों, ऐसे, और इससे ऊसिष्ट बनेगा। जब ऊसिष्ट में बच्चों बीजाणु जनन होगा तो बीजाणु जनन होने से स्पोरोजोइट बने। क्या बने, स्पोरोजोइट। अब जब स्पोरोजोइट का निर्माण हो गया तो भाई ये संक्रमणकारी अवस्था है, ये फीमेल एनोफ्लीज की लार ग्रंथियों में चली गई। अब वापस ये फीमेल एनोफ्लीज किसी अन्य व्यक्ति को काटेगी तो फीमेल एनोफ्लीज वाहक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, वाहक का। ठीक है, फीमेल एनोफ्लीज किसका कार्य करती है, वाहक का कार्य करती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाएगी। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कि निदान कैसे होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मलेरिया का जो निदान करते हैं, सिंपल सा आप याद रखिए, रक्त जांच के द्वारा। तो रक्त जांच के द्वारा इसका निदान करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई उपचार कैसे करेंगे। ठीक है, तो उपचार बच्चों सिंकोना पेड़ की छाल से, उससे क्विनिन दवाई बनती है। ठीक है, क्विनिन दवाई बनती है तो ये बार के छाल से प्राप्त होती है, तो उपचार करेंगे। और भाई मच्छरों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मच्छरदानी का उपयोग करो, क्योंकि आजकल मच्छरों ने अपना इतना इम्यूनिटी पावर बढ़ा लिया कि अगर आपने अपने कमरे में ऑल आउट जला रखी तो वो ऑल आउट के ऊपर ही आके बैठ जाएगी, इसका मतलब उनकी प्रतिरक्षा बढ़ गई। तो भाई मच्छरदानी इसका बेस्ट उपाय है। हम बात करें अमीबियासिस, तो बच्चों अमीबियासिस एनसीईआरटी की लाइन है। अमीबियासिस का जो रोग जनक होता है वह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का मतलब क्या है? एंट का मतलब आंतरिक, अमीबा का मतलब परिवर्तनशील, हिस्टो का मतलब ऊतक, लाइटिका का मतलब नष्ट करना। तो जो स्वयं में परिवर्तन करके ऊतकों को नष्ट करता है उसे बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। संक्रमण कैसे होगा? संदूषित जल या भोजन, ऐसा जल या भोजन जिसमें एंट अमीबा की पुट्टिकाएं उपस्थित हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई ये किस तरह से संक्रमण होगा। तो केवल आप इसको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे कि भाई जो ट्रोफोजोइट अवस्था होती है ये रोगजनक होती है। ठीक है, और इससे एक और अवस्था बनती है जिससे माइन्यूटा अवस्था कहते हैं, ये अरोगजनक होती है। माइन्यूटा अवस्था से बच्चों पुट्टियां बनती है, पुट्टिकाएं प्रारंभ में एक केंद्र की, जब इनमें 4 केंद्रक हो जाएंगे तो ये संक्रमणकारी अवस्था होती है। अब ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है मनुष्य की बड़ी आंत्र में होता है, और ये जो पुट्टिकाएं हैं अपचित पदार्थ के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती। और हम बात करेंगे कि भाई मिट्टी के द्वारा, हम बात करेंगे कि भाई जब कोई व्यक्ति खुले मैदानों में मल को विसर्जित करता है तो ये जो पुट्टिकाएं हैं मिट्टी या हम बात करें सब्जियों फलों के द्वारा वापस मनुष्य के शरीर में पहुंच जाएगी और संक्रमण करेगी। इसलिए सरकार कहती है कि भाई घर घर शौचालय बनने चाहिए ताकि ये ऐसी बीमारियों को रोका जा सके। ठीक है, अगर हम निदान की बात करें तो भाई मल की जांच या स्टूल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मल की जांच या स्टूल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं जीवाणु जनित, ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है बच्चों। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, हम बात करें टाइफाइड, इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, हम बात करें रोगजनक कौन है भाई? जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी, काफी फेमस नाम है बच्चों। संक्रमण संदूषित जल भोजन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट भाई लक्षण, तो हम बात करेंगे कि भाई तेज बुखार हो सकता है उसको 39 से 40 डिग्री, कमजोरी, भूख नहीं लगना, आमाशय में पीड़ा या दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकता है, और गंभीर अवस्था में आंत्र में छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं। तो टाइफाइड के कारण मृत्यु भी हो सकती है, तो टाइफाइड को हल्के में नहीं लेना चाहिए। निदान कैसे करेंगे? पीवाईक्यू क्वेश्चन है विडाल टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? विडाल टेस्ट के द्वारा। हम बात करेंगे कि भाई ये फैला कैसे था। तो स्टार्टिंग में खाना बनाने वाली महिला थी जिसका नाम था मेरी मेलन, तो खैर इसको भी पता नहीं था इसको टाइफाइड हो रहा है। तो ये जब खाना बनाती थी, ठीक है, अगर आपने 3 इडियट पिक्चर देखा हो तो उसमें भी एक ऐसा राजू के पापा थे, वो ऐसा सीन था। तो जो मेरी मेलन खाना बनाती थी तो उसकी कफिंग के द्वारा वो रोटियों में चले जाते थे साल्मोनेला टाइफाइड। तो लगभग 300-400 लोगों को टाइफाइड हो गया। जब पता लगा कि भाई खाना बनाने वाली से हो रहा है तो बाद में उस महिला को टाइफाइड मेरी नाम दिया। ठीक है, टाइफाइड मेरी नाम दिया कि भाई इसकी वजह से बीमारी फैली। ठीक है, निमोनिया की बात करें भाई, निमोनिया इसका जो रोगजनक होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई होता है या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और संक्रमण किससे होता है भाई? ड्रॉपलेट के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? ड्रॉपलेट। अब बच्चों इसमें ध्यान रखेंगे कि जो शरीर की कूपिकाएं हैं, मतलब फेफड़ों के अंदर जो कूपिकाएं हैं उनमें द्रव जमा हो जाता है। तो फेफड़ों की कूपिकाओं में द्रव जमा हो जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि बाय द वे उसको ब्रीदिंग में भी दिक्कत आने लगती है। ठीक है, अगर रोग की गंभीरता बनती है तो लिप्स व नेल दूसरा रंग से नीले रंग के हो जाते हैं, यानी ग्रे कलर से नीले रंग के हो जाएंगे। ठीक है, इसका निदान कैसे करेंगे भाई? ड्रॉपलेट के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? ड्रॉपलेट के द्वारा। ऐसे डिप्थीरिया बीमारी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और संक्रमण जो होता है बच्चों इसका भी कैसा होता है? ड्रॉपलेट होता है।
कैसा होता है बच्चों? ड्रॉपलेट। तो इसमें तो आप जीवाणु के नाम ही याद रखेंगे बस। हम बात करें प्लेग, डेथ, इसको ब्लैक डेथ फीवर भी कहते हैं। रोगजनक यर्सिनिया पेस्टिस। और वेक्टर रेड फ्ली होता है जो चूहों पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? चूहों पर पाया जाता है, ठीक है, रेड फ्ली। तो भाई ये जो रेड फ्ली होता है चूहों के शरीर पे रहता है। जब चूहे मर जाते हैं तो रेड फ्ली चूहों को छोड़कर मनुष्य को काटेगा। तो मनुष्य को काटने पर क्या होता है कि भाई उसमें बीमारी हो जाएगी। अब हम बात करें लक्षण क्या होगा, तो आप याद रखिए, तेज बुखार होगा, शरीर पर काले काले स्पॉट बनने लगते हैं, और रोग अगर गंभीर हो जाए तो फिर डेथ भी हो जाती है। इसके बाद टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो रोगजनक कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन है बच्चों? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये सब एनसीईआरटी का है। ऐसे हम बात करेंगे कि डिसेंट्री, आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे जीवाणु अतिसार या बैक्टीरियल डिसेंट्री। अच्छा, इसका रोगजनक शीजेला जीवाणु होता है, दिखाई दे रहा है। अब इसका संक्रमण क्या होगा? वही हम बात करें संदूषित जल और भोजन के द्वारा। अच्छा, इसके लक्षण क्या होंगे? पेट दर्द होना, पतले दस्त लगना, ठीक है, कमजोरी, ये सब बच्चों इसके लक्षण होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कृमि सहित, कृमि जनित बीमारी। तो कृमि जनित बीमारी की बात करें हम, हेलमिंथीज, तो एस्केरियासिस। तो बच्चों इसका जो रोगजनक होता है, रोगजनक वो होता है एस्केरिस लंब्रिकोइड्स, ठीक है, क्या होता है? एस्केरिस लंब्रिकोइड्स, ठीक है। अच्छा, एस्केरिस एक परपोषी होता है, और इसका परपोषी कौन होता है बच्चों? मनुष्य। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये मिट्टी के द्वारा, संदूषित जल और भोजन, मतलब ज्यादा चांसेस मिट्टी के द्वारा होता है, मिट्टी के द्वारा पहुंचता है, जैसे सब्जियों के साथ मिट्टी लगकर आ गई। अब जो एस्केरिस है, हमने कहा भाई रोगजनक एस्केरिस लंब्रिकोइड्स, संक्रमण मिट्टी के द्वारा। लक्षण क्या होंगे भाई? पेट दर्द होना, दस्त, बेचैनी, कमजोरी, आंतरिक अवरोध। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यह आंत्र है और यहाँ एस्केरिस जमा हो गया, तो भाई आंत्र अवरोध हो गया। हम बात करें एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी हो गई, आंतरिक रक्त स्त्रावण, तो ये सब भाई किसके रोग हैं? एस्केरिस के रोग हैं। किसके रोग हैं? एस्केरिस लक्षण है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिफेंटाइटिस। तो भाई एलिफेंटाइटिस ऐसा होगा, जो पैर होगा वो पैर हाथी के जैसा हो जाता है, हाथ पैर, इसलिए इसको नाम दिया हाथी पांव रोग। क्या नाम दिया? हाथी पांव रोग। क्या नाम दिया? हाथी पांव रोग, ठीक है। तो हम बात करें एलिफेंटाइटिस, हाथी पांव, फाइलेरियासिस या श्लीपद। अब एलिफेंटाइटिस जो होता है रोगजनक ऊचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ऊचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई या ऊचेरेरिया मेलाई, इसकी दो जातियां हैं, दोनों एनसीईआरटी में, ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई दोनों नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। संक्रमण कैसा होगा? फीमेल क्यूलिक्स मच्छर के काटने से। किससे होगा? फीमेल क्यूलिक्स मच्छर के काटने से। हम बात करेंगे कि भाई ऊचेरेरिया जो होता है द्विपरपोषी होता है। प्राथमिक परपोषी कहाँ कौन होगा? मनुष्य होगा, और मनुष्य के लसिका अंगों में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा बच्चों? मनुष्य के लसिका अंगों। और हम बात करें वाहक कौन होता है? भाई फीमेल क्यूलेक्स होती है। कौन होती है? फीमेल क्यूलेक्स होगी। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो रोग के लक्षण है, तो भाई जो लसिका अंगों में जमा हो जाएगा, विशेष रूप से हाथ पैर में, पैरों की मोटाई बढ़ जाएगी, हाथ पैर हाथी जैसे हो जाएंगे। अगर ज्यादा संक्रमण हुआ तो नर के वर्षण कोशों में सूजन आ जाएगी, ठीक है। और हम बात करेंगे कि व्यक्ति को हल्का बुखार भी रहेगा। यहां पर हाथ पैरों में हम बात करें लाल चकत्ते भी हो जाते हैं। तो ये इस रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट हम बात करें कवक जनित रोग, ठीक है। तो कवक जनित को फंगल डिजीज, रिंगवर्म भी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? रिंगवर्म भी कहेंगे। अब इसके रोग जनक कौन है? माइक्रोस्पोरम। तो ये सब हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, ये सब कवक है, फंजाई है। अच्छा, संक्रमण कैसे होगा? संक्रमित व्यक्ति के टावल से, कंगे से, उसके कपड़ों से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, अब आपने कंगा रखा था, कंघी कर लिया, तो भाई उसका जो कंगे में कवक लगा था वो आपके सिर में आ गया, तो दाद, खाज, खुजली नाम सुना होगा आपने, तो वो कवक के द्वारा होता है। रोग के लक्षण क्या है भाई? पपड़ी, त्वचा में ड्राइनेस हो गई, शुष्क हो गई, पपड़ी आ गई,
इचिंग खुजली हो गई, दाद खाज खुजली नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये इसके रोग के लक्षण हो गए, जैसे भाई खुजली चलना, लाल त्वचा, ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई त्वचा पर पपड़ी, स्केलिलेशन, खुरदरी सतह, दाद खाज खुजली, ठीक है। और उपचार के लिए क्या काम में लेते हैं, तो भाई उपचार के लिए बीटेक्स लोशन, जालिम लोशन, ठीक है, इसका ये प्रचार भी है। हम बात करें इच गार्ड और रिंग कटर, ये सब हम बात करेंगे कि भाई बीटेक्स मल्लम, बीटेक्स मल्लम भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वायरस जनित रोग, तो वायरस जनित में एक ही फेमस रोग है कॉमन कोल्ड राइनाइटिस। भाई बच्चा बच्चा जानता है जुकाम कैसे होता है, और सर्दियों में तो बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के भी जुकाम हो सकता है। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके पड़ोसी के जुकाम हो गया, 2 दिन बाद पता लगा कि आपके भी जुकाम हो गया, ठीक है। तो हम बात करें रोगजनक कौन है, राइनो वायरस, ठीक है। और संक्रमण ड्रॉपलेट के द्वारा होता है, किसके द्वारा, ड्रॉपलेट के द्वारा। अब लक्षण तो सिंपल से, नाक लाल हो जाएगी, नाक से श्लेष्मा बहेगा, हल्का बुखार आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, ये जुकाम के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डेंगू, तो इसको बोलते हैं ब्रेक बॉर्न फीवर, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, हड्डी तोड़ बुखार। हम बात करें आर्बो वायरस, डेंगू वायरस, संक्रमण फीमेल एडीज मच्छर के काटने से, उसे टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। अब रोग के लक्षण क्या होंगे, भाई डेंगू में क्या होता है, तेज सिर दर्द होता है, क्या होता है, तेज सिर दर्द होता है। इसके अलावा हम बात करें शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उसे थकान महसूस होती है, ये लक्षण है। चिकनगुनिया जॉइंट पेन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, नहीं सॉरी, जॉइंट पेन मतलब यहाँ जॉइंट्स में दुख, ठीक है, बुखार होगा। तो रोगजनक बॉडी पेन, भयंकर बॉडी पेन होता है, मान लीजिए आपकी उंगलियां ऐसी ऐसे कर ली, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तो जॉइंट्स में एक तरह से दर्द होता है, इसलिए जॉइंट पेन फीवर बोलते हैं। और भाई इसका भी जो वाहक होता है वो चिकनगुनिया वायरस होता है, मतलब इसका जो रोगजनक है चिकनगुनिया होगा, और वाहक जो होता है वो फीमेल एडीज मच्छर होता है। एक बार वापस सुनेंगे आप कि चिकनगुनिया वायरस जो होता है इसका रोगजनक है, और वाहक एडीज मच्छर होता है, फीमेल एडीज मच्छर, जिसे टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। इसके बाद आप एड्स के बारे में तो अभी थोड़ी देर बाद विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एड्स जो होता है एचआईवी से होता है, हेपेटाइटिस बी एचबी वायरस से होता है, संक्रमित रुधिर से, असुरक्षित यौन संबंधों से। हेपेटाइटिस बी में अपच, पीलिया, यकृत का सामान्य कमजोरी, ये लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोलियो, ठीक है, पोलियो भाई पोलियो वायरस से होगा, इतना याद रखेंगे। और रेबीज हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रोगजनक रेब्डो वायरस, 100% घातक बीमारी जो कुत्तों के काटने से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद प्रतिरक्षा। तो भाई प्रतिरक्षा का मतलब क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा। इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान, हम बात करेंगे प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन करने को ही इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। अब इम्यूनिटी के बच्चों 2 प्रकार है, एक सहज प्रतिरक्षा और एक हम बात करेंगे कि भाई उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जो होती है, इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा जो जन्म से होती है, जैसे घर में 5 सदस्य हैं तो 5 की प्रतिरक्षा अलग अलग होगी। कोरोना टाइम पर देखा होगा आपने कि घर में 5 लोग हैं, 2 को कोरोना हो गया, 3 को नहीं हुआ, इसका मतलब वहां प्रतिरक्षा अलग अलग है, और ये अविशिष्ट होती है। कैसी होती है, अविशिष्ट। तो आप यहाँ एनसीईआरटी का भी पोस्टमार्टम कर सकते हैं हम, ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई सहज प्रतिरक्षा जन्म से होती है। अब इसमें 4 बैरियर होते हैं। पहला जो बैरियर है शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर। तो हमारी जो त्वचा होती है ये सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। अब इसमें श्वसन तंत्र हो गया हमारा, श्वसन तंत्र, आहार नाल, जनन तंत्र, ठीक है। यहाँ की जो एपिथीलियम होती है, उपकला होती है, वह श्लेष्मा को रोकती है, ठीक है, यानी कि रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। मान लीजिए यहां से सूक्ष्म जीव आगे बढ़ा तो हम बात करें कार्यकी रोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो आमाशय में अम्ल, हम बात करेंगे मुंह में लार, आमाशय में अम्ल, मुंह में लार और आंखों में आंसू, ये सब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है, वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि भाई शारीरिक फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर में त्वचा, जठर, आंतरी मार्ग, श्वसन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग की उपकला, ठीक है, ये जो श्लेष्मीय आवरण है ये हम बात करेंगे कि भाई सूक्ष्म जीवों से हमें बचाता है। कार्य की अवरोध में आमाशय में HCl, लार में लाइसोजाइम और आंसू में भी लाइसोजाइम, ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कोशिकीय अवरोध। तो भाई कोशिकीय सेल्यूलर बैरियर,
ठीक है। सेल्यूलर बैरियर की हम बात करें तो हमारे शरीर में रक्त में हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स होती है, जिसे PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट कहते हैं। इसके अलावा मोनोसाइट होती है, नेचुरल किलर सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, मैक्रोफेज होती है। ये सब जो होती है सूक्ष्म जीवों का ज़्यादातर भक्षण का काम करेगी, जिसमें मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल भक्षण का काम करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती, भाई सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स का पूरा नाम लिखा हुआ है बच्चों। हम बात करें साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन अवरोध क्या होता है कि मान लीजिए शरीर में वायरस का संक्रमण हुआ, तो जब वायरस का संक्रमण हुआ तो वायरस संक्रमित जो कोशिका है, ठीक है, वायरस संक्रमित कोशिका से हम बात करेंगे इंटरफेरॉन प्रोटीन निकलेगा। क्या निकलेगा? इंटरफेरॉन प्रोटीन निकलेगा, और ये इंटरफेरॉन प्रोटीन दूसरी कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाएगा। किससे बचाएगा? वायरस के संक्रमण से बचाएगा। अब हम बात करेंगे कि भाई उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझो कि भाई उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो उपार्जित प्रतिरक्षा के दो प्रकार हैं, एक सक्रिय उपार्जित और एक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो हम बात करें सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा सूक्ष्म जीवों से मिलती है। अब सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में दो तरह से प्रवेश करेंगे, एक नेचुरल तरह से और एक हम बात करेंगे भाई प्राकृतिक तरह से। ठीक है, एक नेचुरल तरह से करेंगे और एक प्राकृतिक तरह से करेंगे। जो प्राकृतिक तरह से, मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स हो गया तो लाइफ में उसे दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ऐसा कोरोना टाइम पर भी कहा गया कि एक बार जिसको कोरोना हो गया उसको दोबारा नहीं हुआ। कृत्रिम कैसे होगा कि मान लीजिए पोलियो वैक्सीन लगा दिया, ठीक है, सूक्ष्म जीवों से ही वैक्सीन बनाए जाते, तो पोलियो वैक्सीन लगा दिया तो उसको पोलियो बीमारी नहीं होगी। तो ये कृत्रिम तरीके से हमने सूक्ष्म जीवों को प्रवेश कराकर सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को उत्पन्न किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं कई सारे। ठीक है, कई सारे PYQ क्वेश्चन आए। अब निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है संश्लेषित एंटीबॉडी से होती है। किससे होगी भाई? संश्लेषित एंटीबॉडी से। अब हम बात करेंगे दो तरह से, प्राकृतिक या कृत्रिम। तो प्राकृतिक में कैसा होगा? जिसमें माता के अपरा से भ्रूण में IgG एंटीबॉडी G चली गई, और कोलेस्ट्रम, ठीक है, कोलेस्ट्रम जो हम बात करें बच्चे का जन्म होता है तो 2-3 दिन महिला के स्तन ग्रंथियों से गहरे पीले रंग का जो मिल्क निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहेंगे, उसमें IgA एंटीबॉडी A होता है। कृत्रिम, घोड़े के शरीर में संश्लेषित एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक है, जैसे घोड़े के शरीर में हम संश्लेषित एंटीबॉडी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए सांप के जहर का थोड़ा थोड़ा भाग घोड़े के शरीर में प्रवेश कराते हैं। यह कार्य 6 महीने तक किया जाता है बच्चों, तो उसमें प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। और हम बात करेंगे कि फिर उसकी सीरम को ले लिया जाता है, उसमें एंटीबॉडी बन गई, और फिर एंटी वेनम सीरम, एंटी टिटनस सीरम बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई इसके अलावा भी हम प्रतिरक्षा को 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये 11th क्लास में भी था, थोड़ा सा 12वीं में भी आप पढ़ रहे हैं। तरल प्रतिरक्षा, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनती है, और बी लिम्फोसाइट इसके लिए उत्तरदायी होती है। आप तो इतना याद रखो तरल प्रतिरक्षा में कि एंटीबॉडी एंटीजन की लड़ाई रक्त में होती है, तरल में होती है, इसलिए इसका नाम रखा तरल प्रतिरक्षा। और हम बात करेंगे कि भाई नेक्स्ट कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। तो भाई ये PYQ क्वेश्चन है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट, ठीक है, हम बात करेंगे कौन उत्तरदायी होगा? टी लिम्फोसाइट उत्तरदायी होता है। अब प्रतिरक्षी कोशिकाएं कौन कौन सी है? तो बच्चों प्रतिरक्षी कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बी लिम्फोसाइट में बी क्यों नाम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, 90% बच्चे इसका गलत आंसर बताते हैं, लेकिन सही आंसर क्या है कि सबसे पहले पक्षियों के अवस्कर में एक संरचना पाई जाती है बर्सा फैब्रिसियस, तो वहां पर इनको खोजा गया, इसलिए बी लिम्फोसाइट नाम रखा। लेकिन हम बात करें मनुष्य में बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। लेकिन भाई बी का मतलब क्या है? बर्सा। बी का मतलब क्या है? बर्सा। तो यहां बी लिम्फोसाइट के भी 2 प्रकार हैं, एक प्लाज्मा कोशिकाएं जिसमें कार्डविल स्ट्रक्चर होती है बैलगाड़ी के पहिए के समान, और एक मेमोरी सील। तो जो हम बात करें कार्डविल स्ट्रक्चर, ये एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और मेमोरी बी सेल ये फ्यूचर में एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? फ्यूचर में एंटीबॉडी बनाती है। इसके बाद हम बात करें टी लिम्फोसाइट। तो भाई टी लिम्फोसाइट जो होती है इसके 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4। साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल।
तो हम बात करेंगे कि भाई टी लिम्फोसाइट के 4 प्रकार हैं। कोशिका विष, किलर सेल, ये परफोरिन स्त्रावित करती है। तो परफोरिन क्या होता है कि कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र कर देगा, उसमें पानी प्रवेश करेगा, उसका लयन हो जाएगा। सहायक टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को उद्दीपित करती है, जिससे भाई बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगी। और सप्रेसर टी सेल ये अधिक प्रतिरक्षा का संदमन करती है, ठीक है, जिससे प्रतिरक्षा ज्यादा हो जाए वो भी खराब है। मेमोरी टी सेल फ्यूचर में काम करेगी। कब काम करेगी भाई? फ्यूचर में काम करेगी। इसके बाद हम आते हैं एंटीबॉडी पर। तो भाई एंटीबॉडी आप सभी जानते हैं प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। और आप याद रखेंगे कि भाई इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। हम बात करें वाई शेप होती है। क्या कैसे होती है? वाई शेप। तो वाई शेप होगी, 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन होती है। 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन होती है। भाई ये प्रोटीन की बनी है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन होती है। हेवी चेन का आणविक भार 50,000 डाल्टन और जो लाइट चेन का आणविक भार है वो कितना होता है? हम बात करें 25,000 डाल्टन। तो बच्चों यहां पर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? एनसीईआरटी का। तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है तो आप ध्यान से देखेंगे कि भाई यहां 2 हेवी चेन होती है, 2 भारी चेन होती है, 2 हल्की चेन होती है। तो इस डायग्राम को यहां समझेंगे कि भाई 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। एक ये हो गई, एक यहां पर ये हो गई, एक ये हो गई और ये को, ठीक है। अब ये आपस में इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। अगर एक ही श्रृंखला में बॉन्ड है तो इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड, और अलग अलग 2 चेन के बीच में है तो उसको नाम देंगे इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या नाम देंगे? इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड नाम देंगे। बाकी जो एंटीबॉडी है यहां पर एंटीजन बंधन स्थल होता है। एंटीजन बंधन स्थल होता है तो 2 एंटीजन बंधन स्थल होते हैं जिन्हें पैराटोप कहते हैं, यानी कि 2 पैराटोप होते हैं, ठीक है, जहां पर हम बात करेंगे कि भाई एंटीजन आकर जुड़ता है, ठीक है। अब देखो यहां इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडी है इसके 5 प्रकार है। तो यहां आप नाम याद रखेंगे कि भाई आईजीजी होता है जो कुल एंटीबॉडी का लगभग 75% होता है। 2 हेवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, और ये माता के अपरा से भ्रूण में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि केवल आप नाम याद रखेंगे आईजीए, जो आईजी है वह कोलेस्ट्रम में, आंसू में, लार में। आईजीएम कुल एंटीबॉडी का लगभग 7 से 10% होता है। आईजीए है लगभग हम बात करेंगे कि भाई 10 से 15% होता है। ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है और ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, ठीक है। इसके बाद आईजीडी 1% से कम होता है। आईजीई भी 1% से कम होता है। आईजीई एलर्जी में काम करता है। अब एंटीजन क्या होता है? कोई भी ऐसा सूक्ष्म जीव जो शरीर में प्रवेश करके एंटीबॉडी उत्पन्न कर दे, ठीक है, उसे हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि एंटीजन की सतह पर इपीटोप होता है, इसे एंटीजेनिक निर्धारक कहते हैं, और एंटीजेनिक निर्धारक एंटीबॉडी के पैराटोप से जुड़ेगा बच्चों, तभी एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया होती है और एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई प्रतिरक्षी कोशिकाएं पढ़ चुके आप, लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन या लसिका अंग, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन लसिका अंग में भाई हम बात करेंगे कि कहां कहां लिम्फोसाइट का उद्भव होगा, परिपक्वन होगा। तो हम बात करेंगे कि इसी आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांटा, ठीक है। एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक द्वितीयक लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का आप याद रखेंगे कि जहां उद्भव हो रहा है और परिपक्वन हो रहा है उन्हें प्राथमिक लसिका अंग। इसमें अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो का मतलब क्या है? अस्थि मज्जा। और हम बात करेंगे कि भाई थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्रंथि। इसके बाद हम बात करेंगे कि द्वितीयक लसिका अंग। जो द्वितीयक लसिका अंग है बच्चों, यहां आप याद रखेंगे कि भाई इनका लिम्फोसाइट का प्रचुरोध भवन होता है। क्या होता है? प्रचुरोध भवन। और उनको मारक या प्रभावी बनाया जाता है, ठीक है, प्रभावी बनाया जाता है, ठीक है, मारक या प्रभावी बनाया जाता है। अब ये कहां कहां होते हैं द्वितीयक लसिका अंग? टॉन्सिल होते हैं, अपेंडिक्स होती है, पेयर पैचेज होते हैं,
ठीक है। हम बात करें लिम्फ नोड लसिका वाहिनियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई टॉन्सिल, अपेंडिक्स, पेयर पेचेज छोटे आंत्र के इलियम में, ठीक है, छोटे आंत्र के इलियम में लिम्फ नोड लसिका वाहिनियों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम प्लिया की बात करें तो भाई ये प्लिया का डायग्राम है, ठीक है। हम बात करें अपेंडिक्स का डायग्राम है, टॉन्सिल का डायग्राम है बच्चों, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक माल्ट होता है, ठीक है, ये भी PYQ क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन है, म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है, श्लेष्मा संबंधित लसिका ऊतक, ये लगभग 50% होता है। कितना होता है? लगभग 50%। और ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पाया जाता है, जैसे मान लीजिए आरनाल में, मूत्र जनन मार्ग में, श्वसन मार्ग में, उनकी लाइनिंग में पाया जाता है। लगभग 50% होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये एनसीईआरटी हम बात करेंगे कि लसिका अंग, वे अंग जो लसिकाणु की उत्पत्ति करते हैं, परिपक्वन करते हैं, प्रचुरोद्भवन करते हैं। तो अस्थि, मज्जा और थाइमस प्राथमिक लसिका अंग है, ठीक है। हम बात करें द्वितीयक लसिका अंग, जहां पर हम कहेंगे कि प्रचुरोद्भवन होगा, उन्हें प्रभावी बनाया जाएगा। तो लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, शुद्रांत के पेयर पेचेज, परिशेषिका, अपेंडिक्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर कि श्लेष्म संबंध लसिका, MALT, म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, ये लगभग 50% होता है। कितना होता है? 50%, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें भाई स्व प्रतिरक्षा विकार। स्व प्रतिरक्षा विकार का मतलब है कि मान लीजिए प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा हो जाए सक्रिय, तो हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में ही वो कोशिकाओं को नष्ट करने लगे। तो हम बात करें क्रोनिक एनीमिया, ठीक है। क्रोनिक एनीमिया का मतलब है आरबीसी का नष्ट होना, ठीक है। क्रोनिक एनीमिया, आरबीसी का नष्ट होना। क्रोनिक हेपेटाइटिस, लीवर सेल का नष्ट होना, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्रोनिक एनीमिया, आरबीसी का नष्ट होना, क्रोनिक हेपेटाइटिस, लीवर सेल का नष्ट होना। और माइस्थेनिया ग्रेविस आप लोगों ने वहां भी पढ़ा है पेशी गमन और संचलन में, कि सार्कोलेमा पर उपस्थित ग्राही को एंटीबॉडी नष्ट कर देती है, जिससे पेशी का संकुचन नहीं होगा, लकवा जैसी स्थिति बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? लकवा जैसी स्थिति। इसके अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस, साइनोवियल झिल्ली में सूजन उत्पन्न हो जाती, वहां पेनस ग्रेन्यूल बन जाते हैं जो कि उपास्थि को नष्ट कर देते हैं, जिससे घुटनों की या जॉइंट्स की हड्डियां टकराने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अति संवेदनशीलता, ठीक है। अति संवेदनशीलता का मतलब है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा रेस्पॉन्स दे, तो उसे बोलते हैं एलर्जी। अब एलर्जन क्या होते हैं? एलर्जन होते हैं जैसे मान लीजिए धूल कण हो गए, पराग कण हो गए, प्रदूषण के कण हो गए, ठीक है, कपड़ा भी हो गया, ठीक है। हम बात करें पक्षियों के पंख हो गए, अंडों के छिलके हो गए, तो ये एलर्जन होते हैं। अगर ये शरीर में प्रवेश करेंगे बच्चों, तो ये IgE को, ठीक है, IgE को उद्दीपित करेंगे, ठीक है, IgE को उद्दीपित करेंगे। और IgE मांस सेल से हिस्टामिन के स्रवण को प्रेरित करेगी। जब हिस्टामिन क्या होगा? वायु का शीतलक वेसोडाइलेटर होता है। कैसा होता है? वेसोडाइलेटर। और भाई वेसोडाइलेटर होने की वजह से ब्लड प्रेशर को बहुत कम कर देगा, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, व्यक्ति मर भी सकता है, ठीक है, मर भी सकता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एलर्जी के प्रकार, तो भाई है फीवर, नाक का लाल होना, ठीक है, हल्का बुखार आना। हम बात करें नाक का बना, ये है फीवर। अस्थमा आप सभी जानते हो, श्वसन वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा। तो श्वसनी व श्वसनिकाओं की चिकनी पेशियों में सूजन उत्पन्न हो जाती, उनमें तीव्र संकुचन होगा। क्या होगा? तीव्र संकुचन। श्वास लेने में समस्या, घर घराट की आवाज आती। कैसी आवाज आती? घर घराट की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद बच्चों टीकाकरण या वैक्सीनेशन, ठीक है, टीकाकरण या वैक्सीनेशन की बात करें, ठीक है। तो टीकाकरण की अगर बच्चों बात करते हैं तो वैक्सीन जो शब्द है वेका से बना। वेका का मतलब क्या होता है? काउ। और हम बात करें एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, इन्होंने 8 साल का बच्चा था जेम्स फिश, उसको स्मॉल पिक्स बीमारी हो गई। तो वह एक चारागाह ग्वाला क्षेत्र था, तो वहां देखा उन्होंने कि ऐसे व्यक्ति या ग्वाले मान लीजिए जो गाय को चरा रहे थे, उनको ये बीमारी नहीं हुई। तो उनके ब्लिस्टर से, ठीक है, उनके ब्लिस्टर से उन्होंने कुछ लिक्विड निकाला और लिक्विड निकालकर जेम्स फिश में प्रवेश कराया और देखा कि ठीक हो गया, ठीक है। तो इसी के बाद वैक्सीन की खोज हुई। अब वैक्सीन के अगर हम बात करें, प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन और तृतीय जनरेशन, एक एक लाइन याद रखो कि भाई ये सूक्ष्म जीवों को, दुर्बल, कमजोर या जीवित सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन हो गया।
यहां याद रखेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से बनाए जाते हैं और थर्ड जनरेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाए जाते हैं, ये याद रखेंगे बच्चे। इसके बाद प्रतिरक्षीकरण, ठीक है, हमने मान लीजिए वैक्सीन लगा दिया, वैक्सीन से हम बात करेंगे प्रतिरक्षा बढ़ गई, अब वो लंबे समय तक, तो भाई ये इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षीकरण हो गया, ठीक है। हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया तो हम क्या लगाएंगे, एंटी वेनम सीरम, और मान लीजिए किसी को टिटनेस हो गया तो एंटी टिटनेस सीरम, तो ये उसके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करेंगे और उसको किससे बचाएंगे, बीमारी से बचाएंगे। किससे बचाएंगे, बीमारी से। तो भाई ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। तो पूरा हमने लाइन टू लाइन कवर कर लिया है, ठीक है। जैसे एंटी टॉक्सिन टिटनेस हो गया, एंटी टिटनेस सीरम हो गया, हम बात करें सांप ने काटा तो वही एंटी वेनम उसको लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई एड्स, ठीक है। अब जो एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसे स्लिम डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे कि सबसे पहले अफ्रीका में इसे पाया गया, तो अफ्रीका को एड्स कैपिटल, ठीक है, मतलब वहां से ये पूरे विश्व में फैला। अमेरिका में 5 समलैंगिक व्यक्तियों की जो मृत्यु थी वो निमोनिया से हुई, लेकिन बाद में पता लगा कि भाई वो निमोनिया से नहीं हुई, वो एड्स के कारण हुई। अब इसका जो वाहक होता है वो HIV होता है बच्चों। क्या होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हम बात करेंगे वायरस में कोर, कैप्सिड, एनवेलप। तो भाई कोर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल, कैप्सिड कैप्सुमियर से बना होता है, एनवेलप जो होता है लिपिड का द्विस्तरीय परत होती है, लिपिड का द्विस्तरीय परत होती है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें हम बात करेंगे कि 2 SSRNA होते हैं। कैप्सुमियर में जो होता है बाह्य प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन होगी, एनवेलप लिपिड का द्विस्तरीय परत। तो अगर आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये 2 RNA है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेट एंजाइम है, और ये आंतरिक प्रोटीन है और ये बाह्य प्रोटीन है, और बाहर की तरफ ये लिपिड की परत है भाई, ठीक है, लिपिड बाइलेयर है। बाहर की तरफ क्या है, लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर पे GP120 ग्लाइकोप्रोटीन के कण होते हैं, तो GP120 और GP41, तो ये गोल जो सिरा है ये GP120 होता है। क्या होता है, GP120। जैसे भाई हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर CD4 ग्राई होता है, तो ये जो CD4 ग्राई है ये GP120 से जुड़ता है। जब ये जुड़ेंगे तो धीरे धीरे HIV होता है वह हेल्पर टी सेल, सहायक टी सेल की संख्या को बच्चों कम कर देता है। जब उनकी संख्या कम हो गई तो व्यक्ति की प्रतिरक्षा कम हो जाएगी, वो बार बार बीमार रहने लगेगा, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि भाई ये GP120 और ये CD4 ग्राई, ठीक है। तो धीरे धीरे HIV है वो सहायक टी सेल को कम करता जाएगा। जब उनकी संख्या 200 mm/क्यूब से कम हो जाएगी तो व्यक्ति की प्रतिरक्षा बहुत कमजोर हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें भाई संक्रमण कैसे होगा, तो असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित व्यक्ति के ब्लेड के उपयोग से, संक्रमित व्यक्ति के इंजेक्शन के उपयोग से, ठीक है। हम बात करें संक्रमित माता से उसके बच्चे में, ठीक है, या हम बात करेंगे रुधिर के आदान प्रदान से, श्लेष्मा के आदान प्रदान से, ठीक है। मतलब शरीर के कोई द्रव का आदान प्रदान हो गया तो आप ये मान के चलो कि भाई संक्रमण के पूरे चांसेज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी का डायग्राम है कि किस तरह से जो HIV वायरस है शरीर में प्रवेश करेगा और शरीर में प्रवेश करके इतनी संख्या को बढ़ाता है। तो एक सिंपल डायग्राम आप यहाँ समझिए कि जो HIV वायरस है ये सबसे पहले शरीर में प्रवेश करके मैक्रोफेज को ढूंढता है, भक्षाणु। किससे ढूंढेगा, भक्षाणु को ढूंढेगा। अब जो भक्षाणु होती है ये फैक्ट्री ऑफ HIV होती है। हम बात करेंगे कि वायरल RNA इसके भीतर प्रवेश करेगा, ठीक है, और वायरल RNA प्रवेश करके वायरल DNA बनाएगा। अब जो वायरल DNA बच्चों को केंद्रक में चला गया और इस DNA को सूचना देगा। जब DNA को सूचना देगा तो इससे RNA बन गए और RNA बन के उनके बाहर आवरण बन जाएगा और हम बात करेंगे कि नए HIV न्यू वायरल RNA बन गए, न्यू HIV वायरस बन गए, ये बाहर आएंगे फिर अन्य मैक्रोफेज को ढूंढेंगे। तो भाई आप याद रखो कि मैक्रोफेज जो है वह एक तरह से संख्या बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में कि भाई ये हम बात करेंगे कि वायरल RNA आया, इससे वायरल DNA बन गया, ये केंद्रक में गया, फिर इससे वायरल RNA बन गया, फिर बहुत सारे HIV बन गए और ये HIV बाहर आ गई, ठीक है। हम बात करें निदान कैसे होगा, तो भाई निदान एलाइजा टेस्ट, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। तो जो निदान है
वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के द्वारा होगा। हम बात करें कंफर्म टेस्ट वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो निदान में एलाइजा टेस्ट और कंफर्म टेस्ट के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट, भाई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एड्स का कोई इलाज नहीं है। हाँ, हम बात करें कुछ मेडिसिन है जो प्रारंभिक अवस्था में काम करेगी, जैसे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एजिडोथाइजोमिडिन, ठीक है, एजिडोथाइमिडिन, ये प्रारंभिक अवस्था में काम करेगी। और हम बात करेंगे कि भाई भारत में ये एनसीईआरटी की लाइन है कि नाको और एनजीओ काम कर रहे हैं। नाको का मतलब है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, बड़े लेवल पर लोगों को बचाने का काम कर रहा है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई कैंसर। अब कैंसर क्या होता है, हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि शरीर में कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर ट्यूमर बना लेती है, ठीक है। तो जो अगर बाय द वे ट्यूमर बन गया तो भाई वो कैंसर हो गया। हम बात करेंगे कि सामान्य कोशिकाओं में एक करेक्टर पाया जाता है, उसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनिबिशन, सस्पर्श संदमन। ये बच्चों एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। किसका लाइन है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई सामान्य कोशिकाओं में सस्पर्श संदमन का गुण पाया जाता है, मतलब वो अपने पास वाली कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से विभाजित नहीं होने देती। लेकिन जब कैंसर कोशिका हो जाएगी तो उसमें ये गुण नहीं होता है और पास वाली कोशिकाएं भी अनियंत्रित रूप से विभाजित होना शुरू कर देती। अब हम बात करेंगे कि विश्व कैंसर दिवस कब है भाई? 4 फरवरी को। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कैंसर मेल में कौन सा होगा? प्रोस्टेट कैंसर। फीमेल में कौन सा होगा? स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। भारत की बात करें मेल में कैसा होगा भाई? ओरल कैंसर, उसका रीजन है दाने दाने में केसर का दम, ठीक है। तो हम बात करें भाई ओरल कैंसर। और फीमेल में क्या होगा? सर्वाइकल कैंसर। फीमेल में क्या होगा? सर्वाइकल कैंसर। इसके बाद हम बात करें ट्यूमर, अर्बुद, नियोप्लाज्म। अब बच्चों ट्यूमर जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है तो वो क्या बनेगा? अर्बुद या ट्यूमर बनता है। अब ट्यूमर 2 प्रकार का, एक बिनाइन सुदम, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर बनेगा, ठीक है, दुर्दम। तो हम बात करेंगे स्थानीकृत होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हम बात करेंगे कि ये हानिकारक नहीं होते हैं, सामान्यतः ये हानिकारक होते हैं भाई, यूं मान के लो मौत का कारण बनते हैं। ये नॉन कैंसरस होते हैं। वो कैसे होते हैं? कैंसरस होते हैं। इनमें मेटास्टेसिस का गुण नहीं पाया जाता। ये एनसीईआरटी की लाइन है। मेटास्टेसिस का मतलब है कि जब कैंसर कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती तो इसे हम बात करेंगे मेटास्टेसिस करते हैं। तो आप यहां याद रखेंगे कि मेटास्टेसिस पाया जाता है, ठीक है, मेटास्टेसिस पाया जाता है। तो भाई ये इनमें अंतर हो गए। अब कैंसर के भाई प्रकार की बात करें तो कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमिया। कार्सिनोमास आप याद रखेंगे कि भाई उपकला ऊतक से, ठीक है, उपकला ऊतक से रिलेटेड है। लगभग 85% जो कैंसर होते हैं वो कार्सिनोमास होते हैं, ठीक है। ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई सार्कोमास, ये मीजोडम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मीजोडम से। बोन कैंसर हो गया, हम बात करेंगे मसल कैंसर हो गया, कार्टिलेज कैंसर हो गया। और ल्यूकेमिया भाई ब्लड से रिलेटेड, तो हम बात करेंगे कि भाई ब्लड कैंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों? ब्लड कैंसर। अब कैंसर के क्या कारण है, ठीक है, तो भाई हम बात करेंगे कि कैंसर के कारण या एजेंट क्या होते हैं? भौतिक कारक, भाई एक्सरे, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, या हानिकारक यूवी रेज, ठीक है, हानिकारक यूवी रेज इसके कारण है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रासायनिक कारक क्या है, तो भाई रासायनिक कारक विनाइल क्लोराइड, कार्बन पार्टिकल, स्मोकिंग रसायन, तंबाकू रसायन, एस्बेस्टोस की शीटें आती सी चंद्रें, उनमें चूने के समान छोटे छोटे कण निकलते हैं, मस्टर्ड गैस हो गई, प्रिंटिंग इंक जो पर्चे छपते हैं, कागज चिपकाते हैं दीवारों पर, या एटीएम की पर्ची हो गई उसमें प्रिंटिंग इंक, कोयला, पेट्रोल, डीजल का धुआं, इनसे क्या होता है बच्चों? कैंसर होता है। जैविक कारक, बायोलॉजिकल एजेंट ऑन्कोजेनिक वायरस, तो भाई ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, हम बात करेंगे कि ये प्रोस्टेट कैंसर करेगा। क्या करेगा? प्रोस्टेट कैंसर। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये प्रोस्टेट कैंसर करेगा। अच्छा, शरीर में भी हम बात करेंगे कि भाई प्रोटो ऑन्कोजीन होती है, जो हम बात करेंगे कि भाई अगर ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गई
तो आप यूं मान के चलो कि कैंसर हो सकता है। तो ये जीन भी अगर सक्रिय हो गई तो कैंसर को फैलाती है। निदान डायग्नोसिस कैसे करेंगे भाई? ब्लड टेस्ट के द्वारा, ठीक है, बोन मैरो टेस्ट के द्वारा, बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब है हम बात करेंगे कि जो कैंसर जनित संदेहास्पद भाग है वहां छोटा उत्तक का टुकड़ा लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं कि कोशिकाएं उसमें अनियंत्रित रूप से विभाजित तो नहीं हो रही, तो बायोप्सी करेंगे। एक्सरे के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई, ठीक है, एमआरआई का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन का कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है, ये देखो आप यहां पर। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई उपचार, ठीक है, तो उपचार में यहां पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, हम यहां पर बात करेंगे उपचार में तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई शल्य क्रिया के द्वारा। तो आप याद रखेंगे कि शल्य क्रिया के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, ठीक है, सर्जरी के द्वारा जो भी संदेहास्पद भाग होता है उसे हटा दिया जाता है या कैंसर वाले भाग को हटा दिया जाता है। रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सहायता से, जैसे कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, ठीक है। हम बात करें कीमोथेरेपी, रसायनों के द्वारा, तो भाई कीमोथेरेपी में हम बात करेंगे विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन काम में लिए जाते हैं। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन काम में लिए जाते हैं, सदाबहार है। इनसे हम बात करेंगे कि भाई ये रसायन बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए हम बात करेंगे कि अगर बाय द वे कैंसर की जटिलता ज़्यादा है तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी एक ही साथ करते हैं। कैथेरेंथस रोजेज भी बोलते हैं, ठीक है, सदाबहार को कैथेरेंथस रोजेज। हम बात करें इम्यूनोथेरेपी, ठीक है भाई, प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक मजबूत बनाकर भी कैंसर का इलाज किया, उपचार किया जा सकता है। तो इसमें हम बात करें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण, ये एनसीआरटी लाइन है बच्चों, ठीक है, और इसमें अल्फा इंटरफेरोन का उपयोग किया जाता है जिसकी सहायता से कैंसर वाले भाग को, ट्यूमर वाले भाग को नष्ट कर दिया जाता है। तो भाई हम बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद ड्रग्स, ठीक है। अब ड्रग्स हम बात करें, इनका हम बात करेंगे अगर अधिक उपयोग होगा तो वह हम बात करेंगे कि हानिकारक होगा। वैसे इनकी बहुत कम मात्रा मेडिसिन के रूप में की जाती है, लेकिन अगर ड्रग्स का ज़्यादा यूज होगा तो ड्रग्स का एक तरह से कुप्रयोग हो जाएगा। तो इसमें बच्चों क्या है? ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, कोका एल्केलोइड्स। तो सबसे पहले हम बात करें ओपियोइड्स, ठीक है। तो ओपियोइड्स जो होते हैं ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जठर ग्रंथियों में जो ओपियोइड ग्राही होते हैं, ठीक है, ओपियोइड ग्राही या रिसेप्टर होते हैं, उनसे जुड़ते हैं। अब हम बात करें ओपियोइड्स में क्या क्या आता है भाई? मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन को पहले हम बात करेंगे कि गरीब व्यक्ति की स्मेक कहा जाता, ठीक है। मॉर्फिन दर्द निवारक, ठीक है, शामक, ठीक है, दर्द निवारक के रूप में हम बात करेंगे कि भाई दर्द निवारक के रूप में काम में होता है। ये शामक, डिप्रेसेंट के रूप में भी काम करता है। बच्चों यहां पर ध्यान देंगे कि भाई ये मॉर्फिन पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, तो भाई इसमें क्या होता है? इस तरह से कैप्सूल होते हैं, डोडा, ठीक है। तो यहां से लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स से ही चीजें बनाई जाती है। ये मॉर्फिन का फॉर्मूला है। हम बात करें भाई मॉर्फिन पेपेवर सोमनीफेरस की कैप्सूल से लेटेक्स प्राप्त होता है और ये पॉपी प्लांट भी कहते हैं। तो भाई आप याद रखेंगे कि भाई ये एनसीआरटी लाइन है। अब हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। शरीर क्रिया को धीमा करेगा, हार्ट बीट को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को भाई कम करेगा, ब्रीदिंग रेट को भी कम करेगा, कमजोरी, आलसी, कब्ज, ठीक है। ये इसका डायग्राम हो गया एनसीआरटी का, तो आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हेरोइन, डाइएसाइटिल मॉर्फिन, ठीक है। तो इससे हेरोइन बनती है, यानी मॉर्फिन का ही एक रूप होता है डाइएसिटिल मॉर्फिन। सफेद, कड़वा, गंधहीन क्रिस्टल होता है, ये एनसीआरटी की लाइन है। ये भी संदमक के रूप में काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैनाबिनोइड्स, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि कैनाबिनोइड्स रसायन का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में कैनाबिनोइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करेगा। प्राकृतिक कैनाबिनोइड्स कैनेबिस सेटाइवा से, ठीक है, कैनाबिस सेटाइवा के पौधे से या उसके पुष्प क्रम से, अलग अलग भागों से, पत्तियों से हो गया, पुष्प से हो गया, हम बात करेंगे कि शाखाओं से हो गया, उन सब से। अच्छा, इनसे क्या क्या बनाया जाएगा? भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां, रेजिन के विभिन्न संयोजन से मारीजुआना, हशीश, चरस, गांजा बनाने के काम आते हैं। आमतौर पे में या तो मुख के द्वारा खाया जाएगा या नाक से खींचा जाता है, अंतःश्वसन। और ये हमारे शरीर में हृदय वाहिका तंत्र, ठीक है, हृदय वाहिका तंत्र
या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर आप याद रखिए, हृदय धड़कन को बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, ठीक है। और कैनाबिनॉइड ग्रायु से जुड़ते हैं जो हमारे मस्तिष्क में होती है, और इनको कहां से प्राप्त करेंगे? कैनबिस सेटाइवस के पुष्पक्रम से। नेक्स्ट हम आते हैं, डायग्राम आप देख लीजिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी डायग्राम में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोका एल्केलॉइड्स। तो कोका जो एल्केलॉइड्स है, हम बात करें कोकीन, कोक, क्रेक कहेंगे। ये जो ड्रग्स हैं इरिथ्रोजाइलम कोका पादप से प्राप्त होते हैं, और ये साउथ अमेरिका का मूल निवासी पादप, ठीक है, साउथ अमेरिका का मूल निवासी पादप है बच्चों, ठीक है। यहां पर आप याद रखेंगे कि भाई अगर बाय द वे इसकी ज्यादा मात्रा लेते हैं तो केंद्रीय तंत्रिका पर ये उद्दीपक की तरह काम करता है। इससे क्या होता है? सुखाभास, यूफोरिया होता है। व्यक्ति सोचता मैं प्रधानमंत्री बन गया, या मेरी नीट में फर्स्ट रैंक आ गई, तो सुखाभास होता है। ऊर्जा में वृद्धि होती है, और अधिक मात्रा से विभ्रम, हेलुसिनेशन, विभ्रम हो गया, जैसे मैं भाई टॉप कर गया, अपना ऑल इंडिया नीट एग्जाम टॉप कर गया, तो उसको हेलुसिनेशन हो सकता है। पढ़ाई नहीं कर रहा लेकिन फील होगा कि भाई मैं इस बार नीट क्रैक कर दूंगा, तो हेलुसिनेशन, यूफोरिया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे पादप भी जो विभ्रम पैदा करते हैं, जैसे एट्रोफा, बेलेडोना, ठीक है, धतूरा, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि भाई ये विभ्रम की स्थिति को पैदा कर देंगे। धतूरा और एट्रोपा, बेलेडोना, ये भी बच्चों विभ्रम की स्थिति को पैदा करेंगे। किससे पैदा करेंगे? विभ्रम की स्थिति को पैदा करेंगे। इसके अलावा बच्चों ये एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, बार्बिट्यूरेट, एम्फीटेपिन, बेंजाडाइजेपिन जैसी ड्रग्स और अन्य, ये भी हम बात करेंगे, अवसाद, अनिद्रा जैसी मानसिक बीमारियों में रोगों को सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। शामक के रूप में, जैसे आपने अभी मॉर्फिन पढ़ा, ये पीड़ा हरने वाला शामक, सेडेटिव के रूप में काम करता है। तंबाकू बच्चों आप जानते हो कि तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है, ठीक है। ये भी एक तरह का नशा है जो 400 सालों से भी अधिक भारत में किया जा रहा है। हम बात करेंगे दांत खराब होना, आमाशय आंत्र में अल्सर होना, कैंसर होना, ये सब भाई तंबाकू, ठीक है। लेकिन लोग मानते नहीं है, इतना समझाते हैं कि भाई तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तंबाकू के जो पाउच होते हैं उन पे भी लिखा आता है, ठीक है, लेकिन नहीं मानते। एल्कोहल व उसके कुप्रयोग, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई ये एक एनसीईआरटी का है कि 12 से 18 वर्ष की आयु के जो अवधि है वो किशोर अवस्था, और इसी अवस्था में हम बात करेंगे कि भाई जो किशोर अवस्था होती है ये एक ऐसी अवस्था होती है जो बचपन और वयस्क को जोड़ने का काम करता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि व्यवहारिक, मानसिक, हम बात करेंगे बच्चे में ऐसी काफी सारे लक्षण होते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई अगर बाय द वे कोई अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करता है तो हम बात करेंगे लीवर में वसा का जमाव हो जाएगा, उपापचय क्रियाएं प्रभावित होगी, आमाशय में अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे कि उसका नैतिक पतन होगा। क्या होगा? नैतिक पतन होगा। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। यहाँ ये एनसीईआरटी का, अच्छा ये तो पुराना है, तो हम बात करेंगे कि जो अल्कोहल वाला टॉपिक है वो पूरा एनसीईआरटी का, कि भाई इसको क्या नुकसान है, ऐसे बच्चे को गाइड करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि भाई इससे क्या होगा कि आप बीमार हो गए, मर भी सकते हो, तो उसकी काउंसलिंग करके टीचर्स के द्वारा, हम बात करें पेरेंट्स के द्वारा, उसके फ्रेंड्स के द्वारा ये समझाया जाए कि भाई अगर इस तरह की चीज़ों का आप सेवन करोगे तो आप लंबे समय तक बीमार बने रहोगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमने यहाँ पर इस चैप्टर में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन का पोस्टमार्टम कर लिया है। थैंक यू बच्चों।